अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए बेटा हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके कि कोई भी एटम हो उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन करते हैं। ओके, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर वर्डिंग पे गौर करें कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या है, तो देखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है ये निकला है इलेक्ट्रॉन से, और कन्फिगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो हर बच्चा जानता है, तकसीम करना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। यस, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आज हमारा यही टॉपिक है। अब तक के लिए हम न्यूक्लियस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। तो आज हम इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल खेलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द कैसे रेवोल्यूशन करते हैं, क्या ये रैंडमली मूव करते हैं या इनका कोई स्पेशल पाथ है जिसमें रहते हुए ये मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हर चीज यहां पर कवर करेंगे। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझने से पहले हमें शेल और सबशेल के बारे में पता होना चाहिए कि शेल क्या है, सबशेल क्या है। तो अगर आप शेल और सबशेल को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूंगा। जरा 2 मिनट मेरी तरफ फोकस रखें। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके घर का एड्रेस क्या है, तो अगर आप उसको कहें जी मैं डी ब्लॉक में रहता हूं, हाउस नंबर 1, तो क्या वो आपके घर तक पहुंच जाएगा? नहीं ना, क्योंकि पूरी दुनिया में बेटा पता नहीं कितने डी ब्लॉक होंगे, हाउस नंबर 1 कितने होंगे। तो आपको अपने घर का प्रॉपर एड्रेस बताने के लिए सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि भाई आप किस कंट्री में रहते हैं। आप हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, तो आपको पहले वो बताना होगा। अब कंट्री आपने सिलेक्ट किया तो फिर आप ये बताएंगे कि भाई मैं इस कंट्री में इस सिटी में रहता हूं। ओके, अब सिटी के बाद फिर आप बताएंगे कि मैं इस मुल्क के इस शहर में और फिर इसके इतने ब्लॉक में और ये मेरा हाउस नंबर है, तो फिर वो बंदा आपके घर तक इजीली पहुंच जाएगा। तो यहां पर भी बेटा ऐसे ही है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझने से पहले शेल और सबशेल के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो आइए हेडिंग लगाते हैं शेल। अब पिछले लेक्चर में भी हमने शेल के बारे में थोड़ी सी बातें की थी। तो आइए शेल की डेफिनेशन करते हैं। द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। तो पहले डेफिनेशन को लिख लें, फिर इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। द पाथ in which electrons revolve around the nucleus। ओके, अब शेल को बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बेटा शेल को रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। शेल आर represented by small alphabet n। ओके,
अब शेल होते कौन कौन से हैं? अल्फाबेटिकली बेटा K, L, M, N, ये 4 शेल हैं आपके पास जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब एक चीज आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्हीं शेल में रहते हुए न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं। बेटा शेल को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ओके, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। हर शेल की एनर्जी डिफरेंट होती है, मतलब कि के शेल की एनर्जी डिफरेंट होगी एल से, एल की डिफरेंट होगी एम से, एम शेल की एनर्जी डिफरेंट होगी एन के साथ, मतलब कि हर शेल डिफरेंट एनर्जी रखता है, तो इसीलिए हम इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। अब बेटा ये हम जानते हैं कि किसी भी एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो अब आप पूछेंगे कि सर इनमें से पहला शेल कौन सा है, मतलब न्यूक्लियस के करीब कौन सा शेल होगा? के होगा, एल होगा, एम होगा या एन होगा? तो बेटा इसके लिए आप ये याद रखेंगे कि जिस शेल की एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी वो न्यूक्लियस के उतने ही ज्यादा करीब होगा। ये बात चाहे आप उर्दू में लिख लें जैसे आपको आसान लगे कि जिस शेल की एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी वो न्यूक्लियस के उतना ही ज्यादा करीब होता है। ओके, अब एक चीज आप ये याद रखेंगे कि एनर्जी जितनी ज्यादा कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ओके, मतलब कि अगर हम एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन देखें तो इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही कम, या इसका इन्वर्स करें तो एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी बेटा उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से ये बात भी पता चली कि जो शेल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा करीब होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। देखिए मैंने क्या कहा कि जिस शेल की एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस के करीब, तो बेटा जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी डेफिनेटली बड़ी होगी। ऐसा है कि नहीं? जरा गौर से सुनो, आई विल रिपीट। मैंने ये कहा कि जिस शेल की एनर्जी जितनी कम होगी वो न्यूक्लियस के उतना ही ज्यादा करीब होगा। अब एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ओके, तो आप इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि जिस शेल की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस के उतना ही ज्यादा करीब होगा। तो आप पूछेंगे कि सर ये के, एल, एम, एन, ये जो हमारे पास 4 शेल हैं इनमें से कौन न्यूक्लियस के करीब होता है? तो बेटा इसके लिए हमें एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए कि के, एल, एम और एन में से किसकी एनर्जी ज्यादा है या किसकी एनर्जी कम है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एनर्जी ऑर्डर। तो ये नोट्स बनाते जाएं पॉइंट वाइज। ओके, ये आप बाद में इसको एक नज़र देखेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लास्ट पर टेबल भी ड्रॉ कर देंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। ओके, तो अगर एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो बेटा के की एनर्जी सबसे कम, फिर एल की, फिर एम की और एन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये ऑर्डर आप अपनी बुक में नोट करेंगे। के शेल की एनर्जी सबसे कम, फिर एल शेल की, फिर एम की और सबसे ज्यादा एनर्जी एन शेल की होती है। तो बेटा यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर के शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा कम है तो ये न्यूक्लियस के उतना ही ज्यादा करीब होगा। ऐसा है कि नहीं? तो देखो के की एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस के करीब होगा। ये देखिए, अब ये आपके पास कौन सा होगा? के शेल, न्यूक्लियस के करीब। फिर के बाद किसकी ज्यादा एनर्जी है? एल की, मतलब कि एल शेल की एनर्जी के से ज्यादा है और एम से कम है। तो सेकंड नंबर पर आपका कौन सा आएगा?
L शेल आएगा। ओके, एंड सो ऑन, फिर आपके पास आता है M और फिर आएगा आपके पास N शेल। इतनी बात क्लियर है? तो आपका पहला शेल होता है K, फिर L, फिर M और फिर N। ये डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम, वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर हो जाता है। ओके, तो यहां पर हम पॉइंट वाइज ये लिखेंगे बेटा। देखें कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसको हम शेल भी बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल इज K। ओके, K has less एनर्जी। एनर्जी कम है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। फिर हम क्या लिखेंगे कि सेकंड एनर्जी लेवल इज, सेकंड वाला कौन सा है बेटा? देखो L। सेकंड एनर्जी लेवल इज L। L हैज more energy than K। तो देखो L की एनर्जी जो है वो K से ज्यादा है। फिर आप लिखेंगे कि थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल कौन सा है? देखो M। थर्ड एनर्जी लेवल इज M। सो M हैज more energy than K and L। तो M की जो एनर्जी है वो K और L से ज्यादा है, इसीलिए वो थर्ड नंबर पर आया। फिर आप क्या लिखेंगे कि फोर्थ एनर्जी लेवल इज, लास्ट पर कौन सा है बेटा? N। वेरी गुड। सो N हैज मोर एनर्जी देन K, L एंड M। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? N की, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा दूर होता है न्यूक्लियस के। तो इतनी बातें आपको क्लियर हैं? वेरी गुड। अब बेटा शेल को न्यूक्लियस के गिर्द कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सर्कल लगाकर। ओके, तो हम इसको ये देख लें, इसी को अगर एक्सटेंड कर दें, इसको मैं जरा नीट करके बना दूं। इतनी बातें नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। ओके, तो अगर हम देखें कि शेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सुनते जाइएगा जरा गौर से। बेटा सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द ये शेल प्रेजेंट है। 1 2 3 एंड 4। ओके, अब देखें, पहला आप बताएंगे मुझे, पहला शेल कौन सा है? के शेल, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम, और जिसकी एनर्जी सबसे कम वो न्यूक्लियस के उतना ही ज्यादा करीब। ओके, ये ऑर्डर याद रखेंगे आप। ओके, तो पहला शेल होता है के, फिर L, फिर M और फिर N। इतनी बातें क्लियर हैं आपको? वेरी गुड। अब बेटा शेल के अंदर सब शेल होते हैं। यस, अभी कहानी और भी बाकी है। शेल आपको समझ आया? इतनी बातें क्लियर हैं जितनी बताई हैं? वेरी गुड। अब बात करते हैं कि भाई शेल तो हमें समझ आ गया, के, एल, एम और एन। पहला शेल है के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम, चौथा शेल आपके पास होता है एन। अब बेटा शेल के अंदर फर्दर सब शेल होते हैं, मतलब अगर हम शेल को भी डिवाइड करें तो शेल के अंदर सब शेल होते हैं। ओके, तो आइए सब शेल की बात करें और फिर हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ओके, इसको रेज कर दूं। वेरी गुड। तो इसके नोट्स आप बनाते जाएं, बुक में भी ये सारी बात
सारी बातें बुक में ये मौजूद हैं, ओके। हाँ, लेकिन वहां पर थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज बताता जा रहा हूँ। हाँ, तो ये आपकी बुक से ही आपको करवाया जा रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपकी बुक से कोई पॉइंट रह ना जाए, ओके। तो हम ये कहेंगे सबशेल क्या है बेटा, कि शेल के अंदर सबशेल होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर शेल के बारे में तो हमें पता है, KLMN ये आपके पास शेल होते हैं, सर सबशेल क्या है? तो बेटा सबशेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं SPDF स्मॉल अल्फाबेट से। S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, ओके। कैसे देखें, पहला आपके पास जो सबशेल है डेट इज S सबशेल, सेकंड आपके पास होता है P सबशेल, फिर आपके पास है D सबशेल, और लास्ट पर आपके पास फोर्थ होता है F सबशेल। अब मैं आपके सामने एक टेबल ड्रॉ करने वाला हूं, इसको लाजमी आप अपनी बुक पर उतार लीजिएगा। जरा देखें बेटा, N किसको रिप्रेजेंट करता है? शेल को, ओके। यहां पर हम लिखेंगे शेल, ओके। फिर अल्फाबेटिकली कौन कौन सा शेल है। अब शेल के अंदर बेटा हम लिखेंगे सबशेल। इधर देखें, N आपके पास क्या होता है? 1 2 3 4, मतलब पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। N की वैल्यू 1 होगी तो मतलब पहला शेल, N की वैल्यू 2 होगी तो मतलब दूसरा शेल, N की वैल्यू 3 होगी तो तीसरा शेल, और N की वैल्यू 4 होगी तो चौथा शेल, ओके। अब बेटा पहला शेल कौन सा था आपके पास? K शेल, दूसरा L, तीसरा M, और चौथा आपके पास N शेल। तो एमसीक्यूज के लिए भी आप ये याद रखेंगे कि अगर आपके पास जिस तरह भी आपसे पूछ ले, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ N इज 3 तो फिर आपके पास कौन सा शेल होगा? M शेल, ओके। इफ वैल्यू ऑफ N इज 4 तो बताएं फिर आपके पास कौन सा शेल होगा? N शेल होगा, ओके। भाई अल्फाबेट तो आपको पता है ना, KLMN तरतीब से ही है, KLMN ABC तो आती है आपको, ओके। चलिए, अब शेल के अंदर सबशेल, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि K शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, L शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, M के अंदर कितने सबशेल हैं, N के अंदर कितने सबशेल हैं? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप ये बात याद रखेंगे कि जोन सा शेल का नंबर होगा उस शेल में उतने ही सबशेल होंगे। यस, शेल का जोन सा नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सबशेल, मतलब कि अगर K पहला शेल है तो उसके अंदर एक ही सबशेल होगा, अगर L दूसरा शेल है तो उसके अंदर 2 सबशेल होंगे, अगर M तीसरा शेल है तो इसके अंदर 3 सबशेल होंगे। जरा देखते जाएं, K कौन सा शेल है? पहला शेल, तो बेटा इसके अंदर एक ही सबशेल होगा, डेट इज S, ओके। अब आप मुझे बताएंगे कि L कौन सा शेल है? दूसरा शेल है, तो इसके अंदर 2 सबशेल होंगे, कौन कौन से? S P, स्टार्ट आप S से करेंगे, ओके। तो इसके अंदर 2 सबशेल S एंड P, ओके। M की बात करें कि M के अंदर कितने सबशेल होंगे, तो आप ये देखेंगे कि M कौन सा शेल है, तो बेटा M तीसरा शेल है, तो इसके अंदर 3 ही सबशेल होंगे, कौन कौन से? S P D। तो देखो स्टार्ट हमने S से किया, फिर D तक जाएंगे, 3 सबशेल, ओके। अब N आपके पास चौथा शेल है तो 4 ही सबशेल होंगे, कौन कौन से? S P D F। अरे सर हमने आपसे पहले कर लिया,
मुझे पता था मेरे बच्चे बड़े लाइक हैं माशाल्लाह हैं। तो देखो n चौथा शेल, तो उसके अंदर 4 सब शेल होंगे, S, P, D एंड F। ओके, इतनी बातें क्लियर हैं। अच्छा बेटा, अब ये हमें पता चल गया। अब बात आती है कि सर हमें शेल का पता चल गया, शेल के अंदर सब शेल का पता चल गया, लेकिन सर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे। अच्छा, यहां पर क्वेश्चंस आएंगे आपको, देखें, हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन एम शेल। हाँ, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखें, हर तरह से क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये टेबल उतार लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। देखें, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी सब शेल आर प्रेजेंट इन एल शेल, तो आप देखेंगे कि भाई एल कौन सा शेल है, तो दूसरा शेल है, तो जो शेल का नंबर उतने ही सब शेल, सो 2 सब शेल। हाउ मेनी सब शेल आर प्रेजेंट इन एम शेल, तो एम तीसरा शेल है, तो 3 ही सब शेल होंगे, एस, पी और डी। हाउ मेनी सब शेल आर प्रेजेंट इन एन शेल, तो बेटा 4 चौथा शेल है, तो 4 ही सब शेल होंगे, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो इस तरह आपसे ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अच्छा, अब बात करते हैं कि बेटा शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अल्फाबेटिकली हमें समझ आ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पर आप देखें बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो के शेल, बड़ा करके लिखते इधर, देखिए के शेल accommodated to electrons, बेटा के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट पर मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, उससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल accommodated 8 इलेक्ट्रॉन्स, बेटा एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। ओके, फिर बात आती है एम शेल की। एम शेल accommodated 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट एन शेल की बात करें तो एन शेल है 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि इसके अंदर इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं। ओके, इतनी बातें याद है। के अंदर मेरे साथ सब मिलकर पढ़ेंगे, मुझे आपकी आवाज तो नहीं आएगी लेकिन पढ़ेंगे। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ याद भी करवाता जा रहा हूं। एल में, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखें, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन में बेटा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बात आती है कि सर हमें शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल गए, लेकिन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं, मतलब अच्छा ये आपने नोट कर लिया। अच्छा, एक आपको फॉर्मूला बता देता हूं, आप भूल गए, लेट्स सपोज, ठीक है, आप भूल गए कि भाई एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेट्स सपोज आपको यहां पर नहीं पता चल रहा कि भाई एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स सर ने बताए थे, 8 थे, 18 थे या व्हाट्सएवर जो भी था, अब आपको नहीं पता, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, डेट इज 2n स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूले से आप
किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। अगर पहले शेल के फाइंड करने हैं तो n की जगह 1 पुट करें, दैट इज k शेल। अगर दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो n की जगह 2 पुट करें, अगर तीसरे के फाइंड करने हैं तो n की जगह 3 पुट करें। आइए 1 बाय 1 करके पुट करके देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अब इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वाकई ही वैलिड है। तो देखते हैं, अगर फर्स्ट की फाइंड करें, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 पुट करें तो देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 1 जा 2। तो देखो पहला शेल था तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा 2 ही है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं कहूं इफ n इज इक्वल टू 2, तो देखो यहां पर आप 2 पुट करके देखें, 2 का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां पर देखो 4 4 2 जा 8, तो देखो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स। सही है, वेरी गुड, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर देख ले, इफ n इज इक्वल टू 3, अब यही मैंने कहा आपको ये भूल गए कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको नहीं पता m, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि m कौन सा शेल है, तीसरा शेल है KLM, तीसरा शेल। तो बेटा n की जगह 3 पुट कर दें, तो देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 3 इंटू 3 9। थोड़ी बहुत मैथ तो आती है ना, हाँ कैसे 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो यहां पर पुट कर दिया तो देखो 9 2 जा 18, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने भी 18 ही बताए थे आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अब ये आप n इज इक्वल टू 4 पुट करके देखेंगे तो आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो इस फॉर्मूले से भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं कि सब शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो आइए इसको रेज कर दूं। यहां पर मैंने लिख दिए k के अंदर 2, l के अंदर 8, m के अंदर 18, n के अंदर 32। तो इसको करते हैं रेज और अब बात करते हैं कि आपके पास सब शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फॉर्मूला भी आप नोट कर लें, 2n का स्क्वायर, कभी भूल जाए तो आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। अब सुनो, सबसे पहले बात करेंगे एस सब शेल की। एस सब शेल accommodated 2 electrons। बेटा एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, पी सब शेल। पी सब शेल accommodated 6 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ओके, फिर आपके पास डी सब शेल। डी सब शेल अकोमोडेटेड मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर है? ओके, फिर बात आती है एफ सब शेल की। एफ सब शेल है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। लो जी, आप इसको नोट करें। अब जरा मजे की बात, इतना पहले नोट करें, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ में 14। मिक्सअप ना कर देना, शेल और सब शेल डिफरेंस रखना दोनों में। अब आपको ये तो पता चल गया कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सब शेल में कितने। लेकिन बेटा यहां पर देखिएगा, लेट्स सपोज आप ये कह रहे हैं कि सर आपने ये कहा कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि सर हम आपकी बात नहीं मानते कि भाई इनमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाज़ बच्चे होते हैं ना जिद्दी, टीचर की बात नहीं मानते, ओके, लेकिन बाद में तस्लीम भी कर लेते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर देखें, अब मैंने आपको बताया कि शेल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स, सब शेल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर हम नहीं मानते कि इनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बेटा आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जरा गौर से देखें, ये मैंने सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको बता दिए, ओके। यहाँ पर देखिए, अब ये बात तो आपको पता है कि जोन सा शेल होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल होते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर K पहला शेल है तो एक सब शेल, L दूसरा शेल है तो दो सब शेल, सिमिलरली N चौथा शेल है तो उसमें 4 सब शेल होंगे, ओके। अब यहाँ पर देखें कि S कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, सब शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए S 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर लिखें 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब यहाँ पर देखें S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो बेटा 10 लिख दो, ओके। यहाँ पर देखो S 2 इलेक्ट्रॉन, P 6 इलेक्ट्रॉन, D 10, F मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, तो यहाँ पर लिखो 14। अब बेटा अगर आप सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो ना, तो देखना आपके पास सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, करें, यस। तो देखो S एक ही सब शेल, K में एक ही सब शेल है S, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा देखो यहाँ पर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। रुको जरा, ठीक है, फर्दर जब आगे मूव करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो L S और P सब शेल रखते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यही तो मैंने कहा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। मेरा बोर्ड मार्कर भी जरा फीका पड़ गया है, ये ले 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहाँ पर देखिए 2 6 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18। तो बेटा यहाँ पर भी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है कि नहीं, वेरी गुड। यहाँ पर देखें, इसको काउंट करें, 14 और 10 24, 24 में 6 ऐड करें 30, 30 में 2 ऐड करें तो 32। तो बेटा यही तो मैंने कहानी आपको सुनाई थी, आप मान ही नहीं रही थे मेरी बात। हाँ अब मान ली ना, यस, 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने की बात ये है कि अगर आपको सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता हैं तो आप शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हैं, ओके। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करें, वेरी गुड, काफ़ी लेंदी हो गया ना। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर कोई आपको एटम दे दिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते कैसे हैं। तो बेटा अगर आप शेल और सब शेल के बारे में नॉलेज ना रखते तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना कर पाते, ओके। तो उसके लिए ज़रूरी था आज का लेक्चर, ओके। तो जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखने आएंगे तो जो आज का लेक्चर है आप ये अच्छी तरह रिवाइज करके आएंगे, ओके। तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।